Audio Jungle. Audio Jungle. तो चलिए यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ और पहले हम वही देखेंगे कि XAMPP इंस्टॉलेशन कैसे होता है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद मैं फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह पे आऊँगी, तो पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ें बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। आप कोई भी पार्ट ना स्किप मत कीजिए, फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ से मैं XAMPP इंस्टॉलेशन चालू कर देती हूँ। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र पर आपको चले जाना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करती हूँ। आपको बस डालना है XAMPP डाउनलोड। देन आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आप देख सकते हो अपाचे फ्रेंड बोल के वेबसाइट रहेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो www.apachefriend.org। देन आपको वहाँ पे डाउनलोड XAMPP पर क्लिक कर देना है। ओके, तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ही जो लेटेस्ट वर्जन होगा वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपका पीसी 32 बिट है और मेरा पीसी यहाँ पे 64 बिट है, तो इसी वजह से वो एक्सेस कर लेता है, यानी कि आपके पीसी जो भी आपका पीसी का सिस्टम होगा उसके हिसाब से वो आपको वर्जन डिस्प्ले करेगा। तो आपको अगर 32 बिट दिख रहा होगा तो भी आप लेटेस्ट वर्जन में 32 बिट डाउनलोड कर देना, जो भी फर्स्ट में आएगा वो डाउनलोड कर देना। एंड देन जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला आपको पेज आ जाएगा, योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ़ इट डजंट क्लिक हियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर देते हैं, देन वहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे वेट कर देती हूँ, आप देख सकते हो, तो वहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यानी कि वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं डाउनलोड का ओपन करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं हो रहा होगा तो क्लिक हियर पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने आप डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है मेरा, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको इन सब ब्राउज़र को क्लोज़ करके मैं आपको डाउनलोड का बता देती हूँ, ताकि उसको कितना टाइम लगता है मेरे को। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, XAMPP बहुत बड़ा ये है, इसी वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका नेट बहुत स्पीड होगा तो बहुत जल्दी हो जाता है, अगर आपका नेट बहुत कम है यानी कि स्पीड कम है उसकी, तो आपको टाइम लग सकता है। जैसे कि देखो, अभी मैं जियो का यूज़ कर रही थी, 4G नेट है मेरा, तो इस वजह से मुझे बहुत टाइम लग चुका है। अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो मैंने समझो कि मुझे पूरे 45 मिनट लग चुके हैं इसको इंस्टॉल होने में। मैं पूरा प्रोसेस इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी ना लगे कि यार इतना टाइम लग रहा है, इसी वजह से तुमने कुछ मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है, वो वाला तो इंस्टॉल नहीं करा, ऐसा ना डाउट हो किसी को। इसी वजह से मैं पूरा प्रोसेस A to Z बिना किसी चीज़ को स्किप करे, बिना किसी चीज़ को मतलब छोड़े हुए हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने ऐसा पूरा वीडियो बना के रखा है। मैं उतना देर तक भी वेट कर रही थी कि कब ये ख़त्म हो जाएगा। पूरा मुझे 45 मिनट लग चुके हैं इस चीज़ को इंस्टॉल होने में। आई होप आपको इतना टाइम ना लगे और आपके पास बहुत ज़्यादा नेट हो। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइमिंग भी डिस्प्ले कर चुकी हूँ, 12:44 हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं, या तो फिर यहाँ से भी हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं शो इन फोल्डर कर देती हूँ। और मेरा एक पैटर्न है, मैं आपको वो बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो, अगर मैं कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती हूँ तो मैं वैसे एज इट इज़ डाउनलोड में से इंस्टॉल नहीं करती हूँ कभी भी। तो मैं उसको ना यहाँ से कट कर लेती हूँ और C ड्राइव में लेके जाती हूँ, वहाँ पे एक अलग सा फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ उस नेम से। एंड देन वहाँ पे मैं उसको डाल देती हूँ उस सॉफ्टवेयर, यानी कि वो जो भी सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उसको डाल देती हूँ। जो भी उसका वर्जन होगा उसके हिसाब से वो रहेगा वहाँ पे, और मुझे पता चलेगा, खास करके मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कितने कितने सॉफ्टवेयर जो है मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो ताकि आपके सिस्टम में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपको भी पता चले। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा टाइम लेता है, वैसे तो उतना टाइम नहीं, यानी कि 2-3 सेकेंड ऐसा आप बोल भी सकते हो। तो यहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले कर देगा। देन यहाँ पे हमें बस नेक्स्ट करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ, जैसे इंस्टॉलेशन की बारी आएगी तब मैं बता देती हूँ। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ पहले। देखो, हम बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं कर रहे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर करना चाहते हो आप नेक्स्ट करके फिनिश कर सकते हो। ओके, वो सभी को पता है प्रोसेस, लेकिन अगर मैं इसीलिए मैंने ऐसा किया, अगर समझो कि कोई है जिसको अलग जगह पे इसको स्टोर करना है तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई भी करता है नेक्स्ट करके, तो मुझे उनको भी दिखाना है ना कि यार अगर तुमको किसी और फाइल में करना है इंस्टॉल इसको तो कैसे कर सकते हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन सिलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर दिया। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि स्टार्ट बोल के सेटअप कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्लिक करना है,
यहाँ पे आपके पास लोकेशन सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देती हूँ अलग लोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऐसा ही रहेगा CJAM। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट करना है, उसके सामने एक आइकॉन है, उसको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपके पास फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पीसी में जो भी रहेगा वो आ जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो इसी के अंदर मैं इसी फाइल के अंदर मैं उसको इंस्टॉल करूँगी। इसी वजह से मैंने ऐसा किया। यहाँ पर भी एक और फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ सेम नेम से, यानी कि ZAM के अंदर ZAM पे एक और फोल्डर है, वो एम्प्टी रहेगा। ओके, अगर आपको कहीं अलग जगह पे आपको उसको डालना है तो एम्प्टी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना एंड देन वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर पूरा उसका सेटअप। ओके, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ C फोल्डर के अंदर गई। ओके, इसको मैं आपको बता देती हूँ पूरा प्रोसेस। ओके, यहाँ पे देखो C ड्राइव में गई मैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद हमारे पास एक ZAM का था, ZAM फोल्डर बोल के, अभी जो पहले क्रिएट किया था उसके अंदर एक और ZAM पे, यानी कि अभी जो हमने क्रिएट किया जस्ट। ओके, उसके यानी कि ये वाला ZAM पे हो, इसको सिलेक्ट करना है देन ओके करना है। आपको अगर किसी और जगह पे डालना है तो आपके पास एक एम्प्टी फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर आप स्टोर करना चाहते हो। ओके, तो आपको बस सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है एंड देन यहाँ पर वो इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, उसका पूरे फाइल जो भी रहेंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो जाता है। ये देखो, इसी वजह से उसको एक एम्प्टी फाइल चाहिए ताकि उसके अंदर उसके पूरे वो जो भी फाइल्स रहेंगे, जो भी सेटअप रहेगा वो इसी के अंदर डाल देगा। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आई होप आपको ना लगे। मेरा नेट बहुत स्लो था, इसी वजह से मुझे टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे देखो मेरे पास अभी मैं यहाँ पे भी टाइम डिस्प्ले कर रही हूँ कि 12:55 हो चुके हैं। जैसे वहाँ पे 45 हो गया था, यहाँ पे 55, यानी कि 10 मिनट का ये हो गया था इसको भी इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पे हमारे पास फिनिश बटन आ चुका है, यानी कि आप समझ जाना कि वो इंस्टॉल प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि htdocs बोल के एक फ़ोल्डर है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमारी जो भी फाइल्स रहेगी, जो भी कोड रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम रहेंगे उसके अंदर रहेंगे, इतना याद रखना। ओके, तो इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। अभी बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे ओपन करोगे ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स रहते हैं। ओके, एंड देन थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हो ये वाला मेरे पास आ गया, यानी कि ZAM का ये वाला एक कंट्रोल पैनल आ गया। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगर समझो कि आपके पास नहीं आया तो आपको कैसे लेना है, सर्च के अंदर जाना है, ZAMP ऐसा लिखना है एंड देन यहाँ पे आपको ZAMP इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे ऐसा ZAMP दिख जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। ओके, मैं इसी वजह से ये दिखा रही थी ताकि आपके यहाँ अगर ओपन ना हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा याद रखिए आपको अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस, अगर आपने स्टार्ट करा होगा तो वहाँ पे स्टॉप बटन यानी कि रिप्लेस होकर स्टॉप बटन आ जाता है एंड देन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया होगा वो स्टार्ट एज इट इज डिस्प्ले होगा बटन। तो इसके हिसाब से आप समझ जाने कि वो दोनों हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ओके, आपको हमेशा याद रखना है अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना है जब भी आपको PHP के फोल्डर यानी कि PHP पर काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो htdocs के अंदर हमारे पास अभी इतने सारे फाइल्स है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नया मतलब दिखाऊँ तो मैं एक ब्राउज़र पे चली जाती हूँ, जैसे क्रोम ब्राउज़र पे दिखा देती हूँ मैं आपको बस क्या लिखना है, लोकल होस्ट। अब अगर आपको कभी भी PHP के प्रोजेक्ट करना है या तो फिर PHP पर वर्क करना है तो हमेशा लोकल होस्ट रखना है, यानी कि हम PHP लोकली हम उसको रन करके हम उसको मेंटेन करते हैं। ओके, अगर आपने लोकल होस्ट जस्ट लिखा तो डैशबोर्ड अपने आप आता है और आपके पास ये वाला पेज आ जाता है जिसके अंदर वेलकम टू ZAMP फॉर विंडोज़ एंड देन वहाँ पे आपने जो भी लेटेस्ट वर्जन का होगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट लिखोगे तब भी वो /डैशबोर्ड आ रहा है, यानी कि वो समझ जाना कि आपका इंस्टॉलेशन तो हो चुका है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स है, इसी वजह से ऐसा आ रहा है। ओके, तो एक और वे है आपके पास, आपको वो ZAMP का कंट्रोल पर जाना है, यानी कि आपके पास वो रहेगा टैब के ऊपर, यानी कि तो यहाँ पे आपके सामने एक और चीज़ रहेगी जैसे एडमिन लिखा हुआ, उसको आपको क्लिक कर देना है। ओके, यानी कि आपको जिसके भी एडमिन जाना है, यानी कि अपाचे के अंदर जाना है, अपाचे के अंदर जो MySQL के अंदर जाना है तो आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो हम दोनों भी क्लिक करके आपको दिखा देते हो। तो अगर आप MySQL पर क्लिक करोगे तो उसका वो पूरा डेटाबेस जो भी हम स्टोर करते हैं डेटाबेस का वो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो जैसे आप अगर चाहते हो कि ना लिखूँ यानी कि टाइप ना करूँ, आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो ऐसे भी आप जा सकते हो, जो भी उसका यानी कि जो भी ब्राउज़र होगा उसके हिसाब से जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर MySQL का हम आ गए। अगर देखो मेरा माइक्रोसॉफ्ट भी है और क्रोम भी है, लेकिन मैं काम क्रोम पर ज़्यादा करती हूँ, इसी वजह से वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पर ओपन होता है, लेकिन मुझे क्रोम पर चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पे उसी को कॉपी पेस्ट करके ला के यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। आप लिख भी सकते हो लेकिन मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो हम क्रोम पर ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको
डाल दिया एंड देन रन कर दिया, यानी कि जस्ट लोड कर दिया पेज को। तो यहाँ पे देख सकते हो PHP माई एडमिन जो भी PHP का जो भी इंटरफेस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, जिसके अंदर हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। ओके, डेटाबेस और टेबल, इसका पूरा यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी मैं, कैसे क्या टेबल रहता है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। अभी मैं इस पर आती हूँ। तो पहले हम लोकल होस्ट पर जाएंगे। लोकल होस्ट htdocs के अंदर जो भी फाइल्स थे मैंने उन सभी को डिलीट कर दिया। आप भी ज़रूर करना ताकि, क्योंकि वो यूज़फुल ही नहीं है। ओके, htdocs के अंदर जो भी फोल्डर के अंदर थे वो सारे हमने डिलीट कर दिया। एंड देन अगर मैं लोकल होस्ट लिखती हूँ अभी मैं, तो स्लैश डैशबोर्ड नहीं आता है। ओके, तो आप देखना स्लैश डैशबोर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। अगर मैं इसको अगर डैशबोर्ड निकाल दूंगी स्लैश निकाल के, तो लोकल होस्ट दबा दूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, इंडेक्स ऑफ, यानी कि एक इंडेक्स पेज है जिसके अंदर अभी कोई भी फोल्डर नहीं। आपको इसके लिए क्या करना है, htdocs फाइल के अंदर जाना है, फिर से वहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट है तो कोई भी प्रोग्राम के लिए कोई भी फाइल क्रिएट करोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये बहुत ईजी है, लोकल होस्ट लिखोगे तो वो पूरा फाइल दिखा देगा और देन उसके अंदर से आप कोई भी फोल्डर फाइल्स ऐसा आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है htdocs के अंदर। मैं यहाँ पे इसका नेम अभी के लिए तो प्रोजेक्ट रख देती हूँ। तो ऐसे आप कोई कितने सारे प्रोजेक्ट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि कितने सारे फाइल्स रहेंगे, फोल्डर्स रहेंगे, उसके अंदर सारे आपके कोड रहेंगे, या उतने आपके पास पूरे प्रोजेक्ट रहेंगे। ओके, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, हम समझ लेते हैं, एक सिर्फ एक एम्प्टी फोल्डर है। ओके, तो मैं इसको सबलाइन में भी ओपन करके रखती हूँ, यानी कि सबलाइन हम एडिटर यूज़ ही करने वाले हो। तो मैं पहले बता देती हूँ कि एडिटर हम सबलाइन यूज़ करते हैं, ताकि विजुअल स्टूडियो में थोड़ा सा वो ओपन होने में, क्लोज होने में टाइम लगता है। मेरा थोड़ा सा हैंग होता है लैपटॉप, इसी वजह से मैं सबलाइन यूज़ कर रही हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से मैं फोल्डर ओपन कर रही हूँ उसी को, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ़ोल्डर ओपन हो गया हमारा, वही वाला प्रोजेक्ट जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है वो। अगर मैं अभी क्रोम पर जाके आपको दिखाऊँ, ओके, लोकल होस्ट पर क्लिक करूँगी तो वहाँ पे मुझे वो फोल्डर डिस्प्ले होगा। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, इसको बस रिफ्रेश करना है लोकल होस्ट लिखे हुए से। देखो यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर आ चुका है हमारे पास। ओके, जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी एम्प्टी आपको डिस्प्ले होगा। ओके, तो यही वाला फोल्डर htdocs के अंदर जो भी आप फोल्डर क्रिएट करोगे, जितने चाहे उतने वहाँ पे ऐसे डिस्प्ले होंगे। ओके, तो मैं वही बता रही हूँ यहाँ पे फिर से। इसके अंदर मैं क्लिक करूँगी, देन यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है, फोल्डर नहीं है, और इंडेक्स ऑफ स्लैश प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप गए, इंडेक्स पेज है हमारे पास एक, जिसके अंदर प्रोजेक्ट बोल के एक फ़ोल्डर है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो उसके अंदर अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ये वाला फाइल स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। लोकल होस्ट, अगर आप फाइल्स जो भी क्रिएट करते हो तो ऐसे आप फाइल्स क्रिएट करेंगे और ऐसे आप प्रोजेक्ट रन करोगे। ओके, PHP के जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे ऐसे रहेंगे, यानी कि एक फ़ोल्डर के अंदर जितने चाहे उतने आप फाइल रख सकते हो, छोटे छोटे, यानी कि hello world वाले .php या तो फिर hi.php, ऐसे सारे फाइल्स उस प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट को ओपन किया तो यहाँ पे वो सारे फाइल्स आपको डिस्प्ले होंगे। ओके, एंड देन उस फाइल को आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो रन हो जाएगा। हमेशा याद रखना, आप अगर कोई भी PHP का प्रोजेक्ट रन करना चाहते हो तो आपको हमेशा लोकल होस्ट आगे लिखना ज़रूरी है, एंड देन वहाँ से ही आपको वो फाइल को लेना है, यानी कि उसका कॉपी पाथ आप करोगे पूरा फाइल का तो वो रन होगा नहीं, आपको सिर्फ कोड दिखाएगा PHP का। आपको प्रॉपर आपको लोकल होस्ट लिखना है, स्लैश देना है, एंड देन प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, एंड देन फाइल का नेम रहेगा। ओके, आप हमेशा याद रखिए ये चीज़। ये वाला आपको समझा होगा, मैं होप करती हूँ। एंड देन अभी हम देखेंगे PHP माई एडमिन का, यानी कि वहाँ पे हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एंड देन उसको हम कैसे, हमको उसका पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि उसका पूरा का पूरा वो जो भी चीज़ रहेगा इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फाइल स्ट्रक्चर। एक्चुअली यहाँ पे फाइल्स कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं लेके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगी। ओके, तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा रहेगा जैसे आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, एज इट इज़ आपके पास भी सेम डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आपने नया इंस्टॉल करा होगा तो आपके पास नया कुछ भी नहीं होगा, सेम सबके सिस्टम में सेम रहता है। अगर आपके पास ओल्ड XAMPP रहेगा तब भी सेम रहेगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि नया रहेगा तो ही, ओल्ड रहेगा तो भी आपके पास सेम रहेगा इंटरफेस। ओके, यानी कि ऐसा ही पेज डिस्प्ले होगा जैसे आप इसके ऊपर आएंगे। तो मैं इसको जूम करके आपको पहले फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पे आपके पास सारे फोल्डर्स रहेंगे। ओके, जैसे कि अभी देखो टेक्स्ट, हमारे ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटाबेस के नेम्स है। ओके, इसको हम बोलेंगे डेटाबेस। और अगर आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको न्यू पर क्लिक करना है। जैसे कि अभी मैं पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊँगी, जैसे कि यहाँ पे देखो PHP माई एडमिन टेक्स्ट, ये सारे डेटाबेस के नेम्स है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी इनमें से एक को भी, जैसे कि अभी मैं टेक्स्ट में क्लिक करके देखती हूँ,
तो ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, यानी कि ये एम्प्टी डेटाबेस है, एक ऐसे ही क्रिएट करा होगा। ओके, अगर मैं दूसरे को ओपन करूँ, जैसे कि PHP माई एडमिन है, माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल को ओपन कर देते हैं। आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन को क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे टेबल और व्यूज़, ऐसे दो इसके अंदर फोल्डर्स है। आप समझो कि उसको हम फोल्डर्स बनेंगे। एक और ओपन करते हैं, जैसे कि PHP माई एडमिन को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे टेबल्स यहाँ पे क्रिएटेड है। तो यहाँ पे न्यू बटन, यानी कि यहाँ पे आप एक और टेबल क्रिएट कर सकते हो उसको क्लिक करके। ओके, यहाँ पे हम एक इनमें से एक को ओपन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि उसके अंदर क्या रहता है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हमें PMA बुकमार्क जो नेम है टेबल का, उसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फोल्डर ऐसे दिखाई देता है, फोल्डर बोलेंगे हम इसको। ओके, कॉलम्स एंड इंडेक्स। अगर मैं इसको कॉलम्स को ओपन करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ, कॉलम्स यानी कि उस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स है वो कॉलम के नेम यहाँ पे हमको डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि DBase, ID, लेबल, क्वेरी, यूज़र, ये सारे कॉलम के नेम है। उनके सामने जो ब्रैकेट में लिखा है वो उनके डेटा टाइप है। अभी ID को आप देख सकते हो एक और अलग है, PRI, यानी कि प्राइमरी की उसको ऐड कर चुका है। प्राइमरी की यानी कि एक यूनिक नंबर उनको जाएगा, सेम नंबर उनको नहीं जा सकता। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे समझो अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की ID यूनिक रहती है, तो ऐसे आप स्टोर कर सकते हो यूनिक ID उनको। ओके, तो इसी वजह से PRI हम ऐड करेंगे अगर वहाँ पे ज़रूरत होगा तो ही। अगर आपके पास रैंडम सा कोई ऐसे ही बना रहे हो तो फिर ज़रूरत नहीं है उसको। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर आप इस डेटाबेस में नया कुछ टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो इस न्यू कीवर्ड को क्लिक करके आप नया भी टेबल इस डेटाबेस में, यानी कि इस डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो। अभी हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करना देख लेंगे। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, एक नया डेटाबेस क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ। तो आपको बस न्यू पर क्लिक करना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे मैंने न्यू पर क्लिक करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट डेटाबेस आ गया, यानी कि डेटाबेस का नेम आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट आएगा, यानी कि एक इनपुट फील्ड आएगा जिसके अंदर आपको डेटाबेस का नेम लिखना है। तो अभी के लिए हम डेटाबेस का नेम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट ही नेम देती हूँ, ताकि देखो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ऐसे समझो सिर्फ। ओके, हमारे पास एक प्रोजेक्ट बोल के डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ओके, एंड वहाँ पर आपको एक डिस्प्ले हो रहा होगा क्रिएट बोल के बटन, आपको बस उसको क्लिक करना है एंड देन वो क्रिएट हो जाएगा। और एक बात कि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, यानी कि डेटाबेस बना रहे हो, इसमें कोई ऐसा केस सेंसिटिव नहीं है कि P आपका कैपिटल रहेगा या तो स्मॉल रहेगा। डेटाबेस की मर्जी, डेटाबेस का नेम आपकी मर्जी है, तो आप अपने हिसाब से लिख देना। ओके, जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर टेबल बनाओ बोल के एक और पेज वो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ओके, तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे वो रीडायरेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट टेबल बोल के। ओके, तो मैं पहले यहाँ पर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एक और जुड़ गया। अभी जो हमने डेटाबेस क्रिएट करा था वो वाला प्रोजेक्ट बोल के यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो चुका है। तो देखो, मतलब समझे, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करा है ना, टेबल तो हमें क्रिएट करना है अभी, वो तो एम्प्टी एक ऐसे एक डेटाबेस बन चुका है। और यहाँ पर हम एक सेम नेम से, यानी कि प्रोजेक्ट ही नेम से हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। आपको बस क्या लिखना है, प्रोजेक्ट टाइटल नेम लिखना है, वो टेबल का जो भी नेम रहेगा। और यहाँ पर ना वो अंडरस्कोप दो, नहीं दो, कुछ भी दो, मतलब सिर्फ डैश नहीं दे सकते, अंडरस्कोप दे के आप ऐसा नंबर्स या तो फिर ऐसा ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, आप कितना कॉलम चाहते हो उस टेबल में वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी के लिए तो हम यहाँ पर 2-3 रख देते। ओके, तो 3 रख देते ताकि मैं आपको डेटा टाइप 3 बता सकूं। तो यहाँ पे आपको बस क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो टेबल के, यानी कि हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया, उसके अंदर हम कॉलम जो है उसके नेम्स अभी हमें लिखना है, यानी कि हम एक जो टेबल है उसके कॉलम्स जो हमने 3 क्रिएट करा है उसके नेम क्या रहेंगे, उसके टाइप क्या रहेंगे, यानी कि डेटा टाइप क्या रहेंगे, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे आप इंश्योर कर सकते हो टाइटल नेम प्रोजेक्ट 1 है। अभी हम क्या करेंगे, इनके अंदर के सारे कॉलम्स के नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3 डब्बे दिख रहे होंगे इनपुट फील्ड, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ऐसे ही कुछ भी नेम लिख देती हूँ। ओके, फर्स्ट में हम ID लेंगे, सेकेंड में हम नेम लेंगे, मतलब बहुत सिंपल एक टेबल क्रिएट करके दिखा रही हूँ मैं। ओके, तो सेकंड में हम नेम लेंगे, और यहाँ पर भी आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे थर्ड में मैं क्लास लेती हूँ,
नहीं, मुझे एक और डेटा टाइप दिखाना है, इसी वजह से मैं क्लास को निकाल के यहाँ पे मैं डेट वगैरह ले लूँगी। ओके, बाद में करते हैं वो चीज़। अभी देखो इंट आईडी के लिए इंट ही रहेगा, नेम के लिए वैरकर रहेगा, यानी कि वहाँ पे हम इंट नहीं दे सकते, तो वैरकर सिलेक्ट कर दो। एंड क्लास के लिए हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे पास एक और डेटा टाइप है डेट बोल के, तो क्यों ना मैं मतलब क्लास की बजाय डेट ले लूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि वहाँ पे डेट कैसे स्टोर होता है बोल के। तो मैं क्लास को निकाल देती हूँ अभी। ओके, यहाँ पे हम डेट के लिए डी ओ भी लेते हैं, यानी कि उसका नेम और उसका बर्थ डेट। तो यहाँ पे मैं यहाँ से डेट सिलेक्ट कर देती हूँ। ओके, एंड देन उनके सामने हमें लेंथ वैल्यू, यानी कि उनका एक लेंथ देना है कि उनका लेंथ कितना रहेगा। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो कम ही लिखो अगर आप सिंपल सा कुछ बना रहे हो तो जैसे कि अभी मैं आईडी हमारी 10 डिजिट की हो सकती है, तो मैं 10 डिजिट लिखती हूँ। अभी देखो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 100 लिखो, 4000 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन वो डेटा ज़्यादा कंज्यूमिंग रहेगा, तो इसी वजह से यानी कि टेबल में ज़्यादा स्पेस लेगा। उससे बेटर है कि उतना जितना लगने वाला उतना ही ले लो। जैसे कि नेम हमारा 20 वर्ड्स का रहेगा और डी ओ भी हमारा एक 30 लिख देते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ और भी आ सकता है ऐसा बोल के। तो इसको मैं नेम में भी बहुत लोगों का बहुत बड़ा रह सकता है, तो इसी वजह से 50, ठीक है, आपकी मर्जी है। एंड देन मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आईडी के लिए। ओके, यहाँ पर आपके आईडी के लिए, आईडी को हम अगर प्राइमरी देना चाहते हैं तो ये ऐसे आप दे सकते हो। जैसे अभी मैं आईडी के लिए कर देती हूँ प्राइमरी की, क्योंकि वो भी आपको पता चले कि हम आईडी को प्राइमरी की कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास नल और इंडेक्स का दिख रहा है, तो आप वहाँ से भी इस इंडेक्स में से ओके नल को क्लिक मत कीजिए, यानी कि वो नॉट नल रहेगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि नल रहे तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो उसको आप कभी भी क्लिक नहीं करने का। ओके, इंडेक्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा इंडेक्स चाहिए, प्राइमरी चाहिए तो प्राइमरी पर क्लिक करके यहाँ पे आप गो कर सकते हो। इसी तरह फॉरेन की, प्राइमरी की, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, वहाँ पे आप कर देना। तो यहाँ पे देखो अभी हमने नल को निकाल दिया। ओके, तो आपको समझा, यानी कि अगर आप नल को क्लिक करोगे तो वो नल रहेगा, ना कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू जाएगी, इसलिए आपको वहाँ पे क्लिक नहीं करना है। एंड देन उसी के साइड में आपके पास इंडेक्स है, जिसके अंदर आप इंडेक्स आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने प्राइमरी की उसको अलाउ करना है, तो प्राइमरी हमने वहाँ से सिलेक्ट करके प्राइमरी कर दिया। ओके, उसको आप नल को ना ही क्लिक करना है, ना ही कुछ करना है, छोड़ दो। अभी बस इतनी चीज़ें करनी है। अगर आप पहली बार कुछ टेबल क्रिएट करो तो बस इतनी चीज़ें देखो, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है उतनी भी, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। एंड देन आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, वहाँ पे आपको पास एक गो या सेव बोल के एक बटन रहेगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो आप वहाँ से आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। एक और चीज़, अगर आपको समझो कि हमने 3 ही कॉलम लिखा है, हमें एक और कॉलम चाहिए, तो वहाँ पे ऊपर आपके पास ऐड बोल के एक रहेगा, उसको क्लिक कितने चाहिए कॉलम उस वहाँ पे लिख के आपको गो पर क्लिक करना है, तो एक और कॉलम आपके पास आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके, अगर आपने गलती से मतलब 3 ही कॉलम लिया, एक और चाहिए था आपके पास, तो यहाँ पे आके भी आप अपने कॉलम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया, तो अभी हम तो नहीं चाहते, इसलिए उसको एम्प्टी छोड़ोगे तो आपके पास सिर्फ 3 ही कॉलम आपके पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि एम्प्टी छोड़ोगे तो कोई टेबल क्रिएट नहीं होगा वगैरह, वही दिखा रही थी मैं। तो देखो अभी हमने सेव करा, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ देखो प्रोजेक्ट बोल के हमारे पास एक डेटाबेस है, जिसका थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, तो वैसे भी यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स है। आईडी के सामने एक जो येलो कलर का दिख रहा है वो चाबी है, चाबी यानी कि प्राइमरी की लग चुकी है उसको। ओके, उसका टाइप इंट है और 10 उसकी लेंथ है, नेम वेरकर है, 50 लेंथ है, डीओ भी हमारा डेट है उसका टाइप। तो बस आप यहाँ पे ना और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि एक्शन में चेंज कर सकते हो, ड्रॉप यानी कि डिलीट कर सकते हो, मोर में और चीज़ें रहेगी। आप इतनी चीज़ें हम नहीं करेंगे, चेंज और डिलीट का, ड्रॉप का हम देख लेते हैं। ओके, अभी के लिए तो जैसे कि समझो अभी चेंज पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इसका कुछ पेज ऐसा ओपन हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे जो भी हमने डेटा डाला था वो एज इट इज़ लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर इसकी लेंथ चेंज कर दूँ, ओके 50 से मैं इसको फिर से रिटर्न 30 कर दूँ, यानी कि दोनों का सेम रहेगा डीओबी, और इसका सेव कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो चेंज हो गया, आपके पास डिस्प्ले होगा। ओके, उसका आप ये देख सकते हो लेंथ, यानी कि वेरकर के सामने हमारे पास उसका जो लेंथ है वो 30 है। और यहाँ पे आप ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हो तो। ओके, ड्रॉप यानी कि डिलीट। ओके, तो अगर समझो एक और चीज़ है, अगर समझो कि आपको
मतलब यहाँ पर आके आपको लगा कि यार एक और कॉलम होना चाहिए था, मैंने गलती से उसको भूल गया, ऐसा अगर लग रहा होगा तो आप यहाँ से भी एक और कॉलम, जितने चाहे उतने कॉलम्स आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, और किस पोजीशन में कर सकते हो ये भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो उसको भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे हम एक और कॉलम। यहाँ पे आपके नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ऐड बोल के, तो यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स आपको ऐड करना है। एंड देन कॉलम के बाद यहाँ पे आप कॉलम हम के बाद कौन सा, आफ्टर डीओ भी चाहिए, आफ्टर नेम चाहिए, आफ्टर आईडी चाहिए, वहाँ के उसके सामने भी आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो हमें चाहिए आफ्टर आईडी चाहिए या आफ्टर नेम चाहिए, तो हम वहाँ पे जो भी चाहिए उसके हिसाब से हम क्लिक कर देंगे। जैसे अभी आफ्टर नेम मुझे चाहिए तो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है एंड देन गो कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेना, नेम के बाद हमारे पास एक और कॉलम जुड़ जाएगा और उसका नेम हम यहाँ पे डालेंगे। तो उस कॉलम का नेम क्या रहेगा, तो अभी के लिए हम क्लास डाल देते हैं, वैसे भी हमने वहाँ पे डिलीट कर दिया था उस क्लास का, और यहाँ पर हम वेर कर ही लेंगे इसका भी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी वेरकार दे देती हूँ और सेम इसका भी लेंथ 30 दे देती हूँ एंड देन सेव कर देती हूँ। ये बाकी चीज़ें यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं और सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर में फिर से आ जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखो अभी नेम के बाद आईडी, नेम के बाद हमारे पास क्लास वाला एक फील्ड आ चुका है। तो जैसे कि हमने देखा, हमने बोला था नेम के आफ्टर हमें एक कॉलम चाहिए था ये वाला क्लास का, तो वो अपने आप ले लिया। और इसको आप यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप भी कर दिखाती हूँ ताकि आपको लगे कि यार कोई तो कॉलम एक्स्ट्रा बन चुका है, उसको ड्रॉप कैसे करें। तो आपको बस उसके सामने जो ड्रॉप बटन दिख रहा है उसको ड्रॉप कर भी सकते हो, और यहाँ से आप सिलेक्ट करके नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, वहाँ से भी आप ड्रॉप कर सकते हो सिलेक्ट करके। ओके, तो अभी यहाँ से देखो मैं ड्रॉप बटन पर क्लिक कर देती हूँ ताकि ये की है, यहाँ पे एक इंश्योर कन्फर्म का ये आ जाता है, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट अलर्ट टेबल प्रोजेक्ट ड्रॉप क्लास। ओके, इसका क्वेरी है वो, ड्रॉप अगर क्लास उस प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर का कुछ एक कॉलम ड्रॉप करना है तो वो क्वेरी वो चलाया। ओके, तो यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया ओके करके, तो यहाँ से वो उड़ गया। तो हमने यहाँ पे फोल्डर, एक टेबल का फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया, यानी कि उसके अंदर कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, कैसे उसको ड्रॉप करते हैं, और उसको प्राइमरी की अगर आईडी रहेगा उसको यूनिक एक आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि एक यूनिक आईडी रहे, इसी वजह से प्राइमरी की कैसे अलाउ करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, अगर हम मैं यहाँ पे बताऊँ प्रोजेक्ट के अंदर जाके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ इसके अंदर हमें एक टेबल दिख रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 1 बोल के एक टेबल का नेम है हमारे पास। ओके, तो जैसे अभी इतना देर तक हमें एम्प्टी डेटाबेस दिख रहा था, अभी उसके अंदर एक टेबल आ चुका है। अगर मैं इसको भी क्लिक करूँगी तो उसके अंदर मुझे कॉलम और इंडेक्स ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको भी क्लिक करके बताऊँ तो अगर आप उस टेबल को ही क्रिएट करते हो तो ब्राउज़र पर आ जाओगे एंड देन उसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यानी कि यहाँ पे देखो एक क्वेरी कौन सी चल चुकी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट 1, यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हो अगर उसके अंदर कोई भी कंटेंट रहेगा, यानी कि कोई भी डेटा रहेगा उस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाता था। जैसे आईडी नेम DOB बोल के, यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं है इसलिए वो एम्प्टी दिख रहा है, वहाँ पे आपके पास वो डिस्प्ले हो जाती थी। जैसे कि आईडी हमारे पास समझो कि 1 है और उसका नेम कुछ श्रुति है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाती थी। ओके, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास देखो, ब्राउज़र के अंदर हमारे पास उसका डेटा दिखेगा पूरा उस टेबल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है उसको क्या है क्या नहीं वो दिखेगा। एंड SQL के अंदर हम यहाँ से भी क्वेरी, यानी कि क्वेरी हिट करके उसके अंदर कुछ भी अगर चाहते हैं कि कोई इंसर्ट करे, कोई डिलीट करे, कुछ करे, तो यहाँ से भी हम लोग क्वेरी चला सकते हैं SQL के अंदर। ओके, तो जैसे अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट 1 वेयर 1 लिखा है, लेकिन वेयर 1 क्या है, आईडी है ना, तो ID = 1 लिखना चाहिए था। अभी वेयर कंडीशन चलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट है, यानी कि एम्प्टी टेबल है। तो अगर हम सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट 1 ऐसा करेंगे एंड यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एंड में गो बटन आएगा, देख सकते हो यहाँ पर। अगर आप गो बटन क्लिक करोगे, यहाँ लोडिंग हो रहा है और आपके पास वही वाला ब्राउज दिख जाएगा कि क्वेरी चल चुकी है। यहाँ पे देखो MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, यानी कि समझे, अगर उसके पास कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो कुछ डिस्प्ले करेगा नहीं, लेकिन वो क्वेरी चल चुकी है, यानी कि कोई क्वेरी में कोई एरर नहीं है। जैसे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का एक चेक वाला एक साइन आ चुका है MySQL के सामने लिखा हुआ।
तो समझ जाना कि हमारा क्वेरी चल चुका है। अगर आपको कोई एरर आता है तो एक अलर्ट में रेड कलर में कुछ आ जाता है, तो मैं वो भी बताऊंगी आगे जाके कि कैसे अलर्ट वाले भी आ जाएंगे अगर आपको कोई क्वेरी गलत होती है तो। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अगर मैं प्रोजेक्ट में जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम और इंडेक्स ऐसे दो टेबल यानी कि फोल्डर दिख रहे हैं। कॉलम के अंदर अगर जाऊँगी तो देखो मेरे वही सारे कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर नया कुछ कॉलम क्रिएट करना है तो यहाँ से भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे कि DOB है हमारे पास, ID और नेम है। ID को हमने PRI दिया है यानी कि प्राइमरी की दिया है। इंट उसकी डेटा टाइप है, नेम के अंदर वेरिएबल है, DOB के अंदर डेटा है, सॉरी डेट है। और इंडेक्स के अंदर मैं बताऊँ तो यहाँ देखो इंडेक्स कौन किसको लगा है वो यहाँ पे दिखा देता है। यानी कि इंडेक्स एक प्राइमरी की यूज़ की है हमने, यानी कि एक कोई तो एक कंटेंट है, यानी कि कोई तो एक कॉलम है जिसके अंदर हमने प्राइमरी की लगा दिया है, तो ऐसा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। आप जितने भी चाहो उतने आप, वैसे तो प्राइमरी की एक ही बार लग सकता है। आई होप आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो पता ही होगी। यहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हो कि किस कॉलम को उसने प्राइमरी की लगा दिया, उसको बस क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको कॉलम का नेम वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। अगर आप चाहते हो कि उसको चेंज कर दो, वहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, अलग से कोई भी चेंज भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि ID को ही दो, नेम को भी आप प्राइमरी की दे सकते हो। ओके, आप जो भी यूनिक चीज़ चाहते हो आपके टेबल में तो उसको आप प्राइमरी लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला पूरा स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। हमने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अभी हम क्वेरी चलाएंगे। ओके, SQL के अंदर जाएंगे ताकि हम इंसर्ट क्वेरी चलाए, डिलीट क्वेरी चलाए, अपडेट क्वेरी चलाई, तो वो कैसे वर्क होता है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे ऑटो ऑलरेडी हमारे पास क्वेरी लिख के आती है, तो अभी मुझे इंसर्ट की चाहिए तो इसलिए मैंने इंसर्ट बटन पर क्लिक किया तो इंसर्ट की क्वेरी चल रही है इधर। ओके, इंसर्ट के अंदर आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट 1 हमारे पास टेबल है। इसके अंदर हमारे पास फील्ड है ID नेम DOB, और वैल्यूज़ के अंदर हमारी वैल्यूज़ रहेगी, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, इसको हम रिमूव करके हमारी वैल्यूज़ देंगे। जैसे कि अभी ID मुझे कुछ चाहिए अलग, यानी कि मैं समझो मैंने दे दिया 0 1 या 1। ओके, तो अपने हिसाब से आप दे सकते हो। जैसे कि अभी समझो ID हमारे पास तो इंट है, लेकिन मैं क्या करूँगी उसको ना एज अ स्ट्रिंग दे दूँगी तो वो एरर देगा। ओके, ऑब्वियस बात है, अगर मैं इंट पास करूँ, उसका डेटा टाइप इंट है, तो मैं अगर उसको स्ट्रिंग दूँगी तो वो मुझे एरर देगा। लेकिन अभी हम एक और अलग चीज़ कर रहे हैं, मुझे ना अलर्ट यानी कि एक एरर कैसा देता है वो भी दिखाना है। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ ID नेम DOB तो पास कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके साथ वैल्यू सिर्फ नेम और DOB दूँगी, ID को स्किप कर दूँगी, तो मुझे एक एरर देगा, वो मैं आपको बस बता रही हूँ। और DOB मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ, जैसे कि 13 और /1। लेकिन यहाँ पे अगर आपने डेट चूज़ कर दिया, उसी फॉर्मेट में डेट आपको देना पड़ता है। इसको मैं गो करके आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो ये एरर देगा मुझे पता है, लेकिन मुझे बस वही एरर दिखाना है कि आपको एरर आएगा तो कैसा आएगा। ये देखो, अगर एरर आता है तो आपको उसी पेज पर एरर दिखाई देगा, जैसे कि इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट, वो जो क्वेरी आप चला रहे हो वो क्वेरी वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, एंड देन वहाँ पर MySQL सेड, और वहाँ पे लिखेगा आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जैसे कि कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, यानी कि जितना आप कॉलम है उसके अंदर उतनी वैल्यूज़ आप पास नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये आया एक एरर। जैसे कि अभी ID नेम DOB हम पास कर रहे, लेकिन हम 2 ही वैल्यू पास कर रहे, तो वो बोल रहे कि ID तो आप पास ही नहीं कर रहे हो, तो इसी वजह से वो एरर दिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ID निकाल देंगे। ओके, तो हम यहाँ से ID निकाल दिया एंड देन रन करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर वर्क करेगा वो, क्यों नहीं करेगा। हम जितने वैल्यूज़ पास करेंगे उतना वो वैल्यू अगर हम दे रहे हो उसको, यानी कि हम अगर प्रोजेक्ट 1 के अंदर, यानी कि प्रोजेक्ट 1 टेबल के अंदर दो कॉलम के अंदर वैल्यूज़ दे रहे तो भी वो वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो वो वर्क कर गया। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 रो इंसर्टेड। ओके, यानी कि क्वेरी हमारी प्रॉपर चल चुकी है, ना कि एक एरर ना कि कुछ। अभी हम आपको लग रहा होगा ID क्या गया होगा, अगर हमने ID पास नहीं करा है, ID क्या गया होगा, हमने AI बोल के एक और था वहाँ पे, मैं वो बताना भूल गई थी। जैसे इंडेक्स सिलेक्ट करा, उसके साइड में AI बोल के था ऑटो इंक्रीमेंट, उसको अगर आप क्लिक कर देते ना, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता था। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अभी हमने हमारा ID का डेटा टाइप क्या था, इंट था, इसी वजह से इसने क्या लिया, नल नहीं लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं लिया, इसने क्या लिया, 0 लिया। ओके, और वहाँ पे देख सकते हो आप DOB हमने तो डाला था, लेकिन DOB वहाँ पे नहीं आया, तो उसका फॉर्मेट देखो ना यार, फॉर्मेट जैसा है वैसा ही आप अगर डेटा दोगे तो ही वो एंटर करेगा, डिस्प्ले करेगा, वरना वो डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके,
तो अभी हम क्या करेंगे, आईडी भी देंगे, ओके, एंड एक और वैल्यूज़ ऐड करके दिखाएंगे। इस बार हम आईडी देंगे अलग से आईडी, यानी कि अभी वो 0 हो चुका है उसका तो आईडी फर्स्ट का, तो यहाँ पे मैं 01 आईडी दे देती हूँ। एंड देन यहाँ पे देखो एक और एरर आएगा ही आएगा, मैं इसी वजह से दिखा रही हूँ। देखो अभी आईडी हमारा इंट है, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, ओके, ये याद रखो, इसका एक एरर आने वाला है। एंड देन नेम मैंने प्रीति दिया, एंड डीओ भी अभी देखो स्ट्रक्चर कैसे है, अभी मैं देख भी नहीं सकती, तो ठीक है, हम यहाँ पर डीओ भी उसी हिसाब से डैश डैश था ना, तो इसके हिसाब से दे देते 13-01-2022 देते, यानी कि 2020 दे देते, 2022 भी नहीं, ठीक है, 2020, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। अभी हमारा आईडी भी दे चुका है, लेकिन एरर आने वाला है, मैंने ऑलरेडी बोला था हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इंट की जगह, ओके, तो इसी वजह से। तो अभी मैं इसको रन कर देती हूँ, ठीक है, आपको आई होप आपको दिख रहा होगा, जूम मैंने कर चुका है। देन गो, एरर, अरे एरर नहीं आया, 1 रो इंसर्टेड। और यहाँ पे ब्राउज़र में जाके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास 01 की जगह 1 आ गया, यानी कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, एंड डीओ भी हमारे पास आ नहीं गया। तो देखो एक और अगर मैं बताऊँ तो वैसे तो एरर आना चाहिए था, मुझे नहीं पता ये एरर क्यों नहीं आया, वैसे तो आता है, ओके, लेकिन नहीं आया तो अच्छी बात है। लेकिन डीओ भी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमारा फॉर्मेट गलत हो गया था, यानी कि 2020 यहाँ पे फर्स्ट लिखना था और उल्टा लिखना था, हम उल्टा लिखे, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आपको इंसर्ट की क्वेरी तो मालूम हो गई ना। तो देखो अगर आप यहाँ पे जाके अगर आप कोई चीज़ ये करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आप भी देखो, मैं अगर यहाँ पे जाके एडिट करूँगी, डीओबी को सिलेक्ट कर रही हूँ, जो भी है 1 पर सिलेक्ट कर रही हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो गो कर देती हूँ, एंड देन यहाँ पे मेरा वो जो भी अपडेट का हो गया था वो अपडेट हो गया, और यहाँ पे मुझे डीओबी दिख रहे हैं, ओके। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा था, हमने गलती से उसका उल्टा लिख दिया था, इसी वजह से वो इंसर्ट नहीं हुआ था, इसी वजह से मैंने ऐसे चेंज करके यहाँ से कर दिया, ओके, एडिट करके, चेंज मतलब एडिट करके, यानी कि अपडेट करके, ओके। तो ये था हमारा इंसर्ट का, हमारा इंसर्ट हो चुका है यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आईडी का वो कुछ हो गया था ना, हमने स्ट्रिंग पास किया था, इंट उसका डेटा टाइप था, तब भी उसने गया, तो मुझे भी पता नहीं वो ऐसा क्यों से हो गया। वैसे तो एरर देता है, लेकिन एक एक बार देता है, एक एक बार नहीं देता है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम अलग चीज़ में जाते हैं, जैसे कि अभी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो चीज़ें भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। अभी तो इंसर्ट हो गया, चलो छोड़ो, अभी मेरे पास 2 चीज़ें ऐसा समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ताकि ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत यूज़फुल हो सकता है। जैसे अभी बैकएंड में कोई बैकएंड डेवलपर रहेगा, MySQL पर काम कर रहा है, यानी कि एसक्यूएल पर काम कर रहा है, PHP में एडमिन पर काम कर रहा, तो उसके पास सिर्फ एक ऐसा ही चीज़ आता है जो वो यूज़ करके उसका टेबल क्रिएट कर देता है, एंड देन वहाँ से वो चेंजेस करके रिटर्न उनको दे देता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो एक्सपोर्ट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग बता देती हूँ सिंपल वर्ड में, हाँ, ना कि मैं पूरा डेफिनेशन होकर बताती बच्चों। सिंपल वर्ड में बताऊँ तो इंपोर्ट यानी कि हम कुछ डाल रहे, एक्सपोर्ट यानी कि हम वहाँ से अगर कोई चीज़ है उसको हम वहाँ से निकाल के अपने पास ले रहे, यानी कि कुछ ला रहे, दे रहे, ला रहे, क्या बोलते, कुछ तो समझो, लेकिन समझो इंपोर्ट यानी कि उसके अंदर डाल रहे हो, एक्सपोर्ट यानी कि वहाँ डाला हुआ चीज़ हम खुद ले रहे, ओके। तो चलिए यहाँ से मैं इसको बारे में बता देती हूँ। अभी हम एक्सपोर्ट का पहले देखते हैं, ताकि यही वाला हमारे पास तो ऑलरेडी एक डेटाबेस है प्रोजेक्ट बोल के, हमारे पास उसके अंदर एक टेबल भी है प्रोजेक्ट बोल के, उसी को हमको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि वो टेबल का डेटा जो भी रहेगा, टेबल जो भी रहेगा, हमें उसको लेना है, अपने सिस्टम में कहीं तो रखना है, किसी को तो सेंड करना है। समझो ये टेबल है, टेबल का डेटा जो है उसको लेना है, किसी को तो सेंड करना है। तो इसके लिए एक्सपोर्ट पर जाने का आपको बस कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट बोल के एक बटन रहेगा, उसको क्लिक करना है, बस इतना ही करना है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, वो देखो ऑटो डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड में जाके अगर मैं आपको दिखाऊँ वो चीज़, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, हो भी गया, उतना कुछ नहीं था, इसी वजह से जल्दी हो गया, और नेट का भी उतना कुछ नहीं लगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये ओपन, मैं इसको ओपन भी करके दिखा देती हूँ, ओके, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से डाउनलोड में गई, डाउनलोड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो, ये देखो। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो हमने प्रोजेक्ट 1 बोल के था, यानी कि टेबल का नेम, उसी नेम से ये से हो चुका है। ये VS में ओपन हो रहा है, तो मैं आपको वहाँ से भी बता देती हूँ।
जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे यही है कि इंसर्ट की यहाँ पे क्वेरी चले हुए रहती है। ओके, यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ इसके अंदर भी आपके पास एक क्वेरी रहती है, उसका जो भी पीएचपी का वर्जन रहेगा वो वर्जन रहता है, पीएचपी किस फीस में चालू है वो रहता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहता। और स्टार्ट टाइम जोन ये सारी चीज़ें हमें देखनी ही नहीं। देखो मुझे जो चीज़ें दिखानी है उतनी ही दिखा दे, तो ताकि खाली पीले हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो जाए। ओके, इस ऊपर के पार्ट का उतना कुछ लेन देन नहीं है, बस समझ लो कि ये क्वेरी चल रही है, उसके अंदर कुछ क्वेरीज हैं, वो अपने आप चला के हमारे पास एक टेबल क्रिएट कर देता है। और ये जो माइस्क्यूएल है ना, उसको सिर्फ क्वेरी से मतलब है, क्वेरी मिल जाए तो अपने आप वो मतलब चला के देता है वो। ओके, तो मैं नीचे आती हूँ, तो यहाँ पे देखो डेटाबेस का नेम हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट 1, यानी कि ये सारी कमेंटेड चीज़ें बस मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर आपके पास कोई आता है ऐसा कोई एसक्यूएल में कोई फाइल, तो उसके अंदर का कुछ समझ में आए। जैसे टेबल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, टेबल हमारे यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है। ओके, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हो गया और उसके अंदर की जो भी कॉलम की वैल्यूज़ थी वो। एंड देन यहाँ पे देखो, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट क्वेरी है, यानी कि हमारे पास देखो प्रोजेक्ट 1 के अंदर आईडी नेम डीओबी देना है, आईडी नेम डीओबी वहाँ पे लग चुका है। अगर आप यहाँ पे आईडी अगर चेंज करके उसको रन करते हो तो उसकी आईडी भी चेंज हो जाती है। ओके, अगर आपकी मर्जी है यहाँ पे चेंज करके, लेकिन अभी के लिए तो हम एज इट इज़ रख देते हैं। और यहाँ पे देखो अलर्ट टेबल, यानी कि यहाँ पे उसका इंडेक्स किसको लगा है, यानी कि प्राइमरी की आईडी को लगा है, वो एक प्राइमरी की लग चुका है, अलर्ट यानी कि अपडेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये 3 क्वेरी चल चुके हैं यहाँ पर इस टेबल में, तो आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट में बोलती हूँ, एक्सपोर्ट यानी कि हमारे पास एक टेबल है, उसका डेटा हम ऐसे हमारे पास रख रहे हैं, अगर किसी को चाहिए तो ये हम उसको फाइल सेंड कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे इसमें जाके तुम इसको इम्पोर्ट करो, आपके पास अपने आप वो टेबल का डेटा विद टेबल आ जाएगा। जैसे अभी मैं इंपोर्ट का करके दिखा दूँ। ओके, तो इंपोर्ट पर क्लिक करना है, आपके पास ऐसा आएगा इंपोर्ट फाइल बोल के, तो उसके अंदर आपके पास एक फ़ाइल चूज़ बोल के रहेगा, एक बटन जिसको आपको चूज़ करना है, फ़ाइल कोई भी रहेगा। और कोई भी मतलब अभी जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा है, जो फाइल हमारे पास एसक्यूएल की है, उसी को हम यहाँ पे लेंगे। ओके, तो इसी को हमें लेना है, तो इसको मैं डबल क्लिक कर देती हूँ। तो पहले तो वहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, तो चूज़ फाइल को क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको डाउनलोड के अंदर जाना है। डाउनलोड के अंदर अभी जो एक्सपोर्ट कर चुका था ऑलरेडी वहाँ पर था, उसको मैंने चूज़ कर लिया। ओके, प्रोजेक्ट 1.sql यहाँ पे भी इंश्योर कर सकते हो, उसका नेम आप यहाँ से, तो मैं उसको इसलिए जूम करके दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ से हमने कर दिया एंड देन आपको बस कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट का एक बटन दिख जाएगा, इंपोर्ट। वैसे तो अभी ये होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल सेम नेम से क्रिएटेड है इस डेटाबेस में, इसीलिए वो क्या बोल रहा है, टेबल प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे एक एरर आ चुका है, मैंने ऑलरेडी बोला था ऐसा एरर आया तो हाँ देखो, इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें इंपोर्ट होने में कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट वो वर्क हुआ है। लेकिन हमारा एरर अलग है कि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट 1 बोल के इस डेटाबेस में क्रिएटेड है, तो इस वजह से उसने क्या किया, उसको क्रिएट ही नहीं करा। ओके, तो डेटाबेस प्रोजेक्ट एंड टेबल प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसी वजह से वो क्वेरी तो रन कर चुका है, क्वेरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्वेरी रन हो चुकी है, लेकिन वो टेबल के अंदर सेम टेबल, एक डेटाबेस के अंदर सेम टेबल नहीं ले सकता, यानी कि एक डेटाबेस के अंदर सेम नेम से 2 टेबल्स नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग। ओके, तो यहाँ पे उसने कर दिया एरर हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो ये जो हमारे पास टेबल है उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तब भी हम जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं वही वाला टेबल। ओके, इसके लिए आपको कहाँ जाना है मैं बोलती हूँ, तो ऊपर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह ही ऑपरेशंस बोल के एक बटन रहेगा, उसको आपको क्लिक करना है। अगर अभी समझो हमारे पास एक यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आपको दिख जाएगा, या तो डिलीट टेबल करो या तो फिर एम्प्टी उसके अंदर का टेबल के अंदर का कंटेंट डिलीट कर दो। ओके, तो हम यहाँ पे कंटेंट डिलीट करेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं पहले ये बता देती हूँ, जैसे अभी समझो ये हमारे पास प्रोजेक्ट बोल के एक डेटाबेस है, इसको आप राइट क्लिक करके या तो ऐसा करके आप डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसको अगर डिलीट करना है तो ऑपरेशन के अंदर ही जाके आपको डिलीट करना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक और टेबल है हमारे पास प्रोजेक्ट 1, उसके अंदर जाके उसके अंदर की कंटेंट को हम डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो उसको क्लिक करके आप यहाँ पे आओगे ऑपरेशंस के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि डिलीट डेटा और टेबल, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि डिलीट एम्प्टी द टेबल, यानी कि पूरा डिलीट फ्रॉम, तो हम यहाँ पे डिलीट द टेबल है, एम्प्टी द टेबल है, एम्प्टी द टेबल है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ऊपर के दोनों में से कोई सा भी एक डिलीट एम्प्टी कर सकते हो, तो हम डिलीट फ्रॉम, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उस टेबल में का डेटा डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे कंफर्म का ये आ गया, यहाँ पे ऊपर ओके करके हम कंफर्म कर देंगे।
तो यहाँ पे हमें एक क्वेरी चल जाएगी कि 2 रोज डिलीटेड, यानी कि यहाँ पे डिलीट क्वेरी उन दोनों रोज़ के लिए चल चुकी है। ओके, यानी कि उसके अंदर अभी अब मैं ब्राउज़र पे जाके दिखाऊँ, यहाँ पे कोई सा भी डेटा नहीं है पहले का। ओके देखो, तो पहले जो डेटा था हमारे पास वो डेटा अभी डिलीट हो गया। तो पहले तो हमें क्या करना है, अभी जो हमारे पास एम्प्टी टेबल है उसका तो कोई यूज़ नहीं है। अभी जो डेटाबेस है वो डेटाबेस को उड़ा देते ना, यानी कि प्रोजेक्ट जो डेटाबेस बनाया हुआ है उसको पहले उड़ा देते। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस डेटाबेस को क्लिक करना है, देन ऑपरेशंस के अंदर जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो। अभी तो डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, तो इसी वजह से उसने क्या किया कि डिलीट डेटा और टेबल, यहाँ पे हमें उसके अंदर का जो टेबल 1 बोल के जो टेबल है ना उसको पहले डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके मैंने टेबल डिलीट कर रही हूँ, यानी कि लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके, एंड देन यहाँ पे आपको एक और बार ओके दबा दें, इंश्योर करना है। तो ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, जो प्रोजेक्ट जो डेटाबेस बोल के है उसके अंदर जो टेबल था अभी वो उड़ गया। अभी अगर मैं क्लिक करूँगी तो वो एम्प्टी है, यानी कि एक फोल्डर, एक डेटाबेस है जिसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। ओके, यानी कि उसके अंदर का टेबल के कंटेंट भी उड़ा दिया हमने और टेबल भी। अभी हम चाहते हैं कि डेटाबेस भी उड़ जाए, यानी कि डेटाबेस भी डिलीट हो जाए। उसको भी क्लिक करके हम ऑपरेशंस में जाएंगे, तो वहाँ ऊपर, यानी कि ऊपर ही आपको दिख जाएगा ड्रॉप द डेटाबेस, यानी कि हम डिलीट कर रहे हैं पूरा का पूरा डेटाबेस। अभी उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो उसको भी डिलीट करके दिखाएंगे। ओके, तो आपको बस उस रेड जो लिखा हुआ है ना उसको क्लिक कर देना है। ओके, ऑपरेशंस में याद रखिए, ऑपरेशंस के अंदर ही आपको अगर कोई सा भी डेटा बेस या तो टेबल डिलीट करना है तो ऑपरेशंस के अंदर आके ही आप डिलीट कर सकते हो, ना कि राइट क्लिक वगैरह करके। तो यहाँ पे मैं आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर भी कंफर्म आ गया कि आप डिलीट करना चाहते हो, हाँ, तो ओके पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देती हूँ कंफर्म। तो यहाँ पे वो उड़ गया। अभी देखो साइड में जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से वो जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ था वो डेटाबेस भी निकल गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो भी डेटाबेस है उतने ही दिख रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट हमारे पास है और जो भी ऑलरेडी प्री डिफाइन थे वो सारे हैं। और याद रखिए, जो प्री डिफाइन ऑलरेडी टेबल्स है तो फिर ये है ना, उनको किसी को भी हाथ नहीं लगाना है। जो एम्प्टी रहेगा उसको ही डिलीट करना, जो बाकी के है ना उसको आप डिलीट मत कीजिए। जैसे अभी हमने लोकल होस्ट लिखने पर हमारा जो htdoc के अंदर के सारे उड़ा दिया था फाइल्स, ऐसे ये सारे मत उड़ा देना। ओके, ये ऐसे ही रहने दो। मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि अगर उड़ा है तो क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मत। ओके, नया डेटाबेस क्रिएट करो, जैसे ऐसे लगेगा। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा। एसक्यूएल के अंदर आपके पास एडिट डिलीट ये सारी क्वेरीज ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, वहाँ से आप एडिट डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास ये भी दिख जाएगा, जैसे कि आपका अगर लोगो झैम्प अगर आप ये कर रहे हो, मतलब जो भी नया है लेटेस्ट वाला है, तो फिर कोई भी पहले से यूज़ नहीं कर रहा अभी से ही कर रहा, तो आप हमेशा याद रखना आपका झैम्प का पासवर्ड एम्प्टी रहेगा और यूज़र आपका हमेशा रूट रहेगा। ओके, और इसका होस्ट रहेगा हमेशा लोकल होस्ट। तो ये 3 चीज़ें जो है, अगर आप डेटाबेस और प्रोग्राम को कनेक्ट करना चाहते हो झैम्प के अंदर, तो इस टाइम आपको यूज़ हो सकता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमेशा याद रखिए। आप अगर नया यूज़र हो, यानी कि आप अगर कुछ भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं कर रहे हो, एज डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल हो चुका है, तो आपका पासवर्ड एम्प्टी है, यानी कि कुछ भी नहीं है। आपका यूज़र रूट है और आपका होस्ट लोकल होस्ट है। ओके, हमेशा याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट आपको ये बताऊंगी कि हम इंपोर्ट करेंगे। मैंने आधे में छोड़ दिया था ना, इंपोर्ट नहीं हो पाया था। तो अभी हमने डेटाबेस भी डिलीट कर चुका है, टेबल भी डिलीट कर चुका है। तो अभी समझो कि आपके पास अगर इंपोर्ट करने के लिए कोई आता है, यानी कि कोई एसक्यूएल का फाइल आता है, तो आपको उसको इंपोर्ट कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। तो तुम लोग ना हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी इंपोर्ट करना चाहते हो टेबल, तो आपके पास एक एम्प्टी डेटाबेस या तो फिर एक डेटाबेस होना ज़रूरी है, कोई सा भी उसके अंदर कितने भी आपके पास टेबल हो, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है, आप अगर जाके डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ, कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया और जाके इंपोर्ट कर रही हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड मैं यहाँ पे नीचे आके सेव पर क्लिक करके मैं उसको इंपोर्ट करना चाहती हूँ, यानी कि इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके इंपोर्ट करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक एरर देगा कि कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट तो करो पहले कि किस डेटाबेस में उस टेबल को यानी कि डालना चाहते हो। तो इसी वजह से वो एरर देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक अगर आपके पास कोई ऐसा ही एम्प्टी वाला रहेगा या नहीं रहेगा, समझो नहीं रहेगा, तो एक नया वाला डेटाबेस क्रिएट करो
जिसका नेम कुछ भी रखो। तो न्यू पर क्लिक करके हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो सेम नेम दूंगी, आपकी मर्जी है, वैसे तो कुछ भी दे सकते हो आप नेम, ऐसा कुछ नहीं कि डेटाबेस का नेम सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे सेम नेम दूंगी लाइक प्रोजेक्ट बोल के, एंड देन क्रिएट पर क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट बोल के डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर टेबल अभी क्रिएट करना है। ओके, तो अभी आपको जाके इंपोर्ट पर क्लिक करना है। ओके, इस डेटाबेस के अंदर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं ऐसा बोल के। तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी वही वाला है प्रोजेक्ट 1 बोल के। तो आपको इसको जस्ट क्लिक करके देन इंपोर्ट करना है। ओके, ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि ऑलरेडी कैसे आप इंपोर्ट करते हैं, तो बस मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वर्किंग वाला। ओके, वहाँ पे हमें एरर आ गया था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी इंपोर्ट वाले टैब पर, यानी कि इंपोर्ट वाला जो पेज रहेगा उस पर, एंड देन यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके मैं एक चूज़ कर लेती हूँ फाइल जो भी हमारे पास वही वाला है ऑलरेडी डाउनलोड में, उसका एंड डबल क्लिक करके हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंश्योर भी करेंगे हम एक बार, और यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट कर देते हैं और यहाँ पे देखो हमारी क्वेरी चल चुकी है, यानी कि हमारी जो भी क्वेरीज थे उसके अंदर जो भी मैंने ऑलरेडी बताया वहाँ पे क्वेरी लिख चुका था, जिसके अंदर हमारे पास 2-3 क्वेरीज थे, वो सारे यहाँ पे चल चुके हैं। और यहाँ पे आप फाइल स्ट्रक्चर में देख सकते हो प्रोजेक्ट 1 जो डेटाबेस है उसके अंदर फिर से हमारे पास प्रोजेक्ट 1 बोल के एक टेबल आ चुका है, और उसके कंटेंट भी आ जाएंगे। हाँ, अगर मैं बताऊँ तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि वो मैं अगर प्रोजेक्ट 1 पर क्लिक करूँगी तो आपको दिखाएगा। ओके, तो प्रोजेक्ट 1 पर आप देख सकते हो हमारे पास दोनों डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी हमने डाला था, वो जो श्रुति और प्रीति हमने डाला था ना, वही वाला आ गया देखो। यानी कि हमने एक्सपोर्ट भी तभी किया था ना जब हमारे पास डेटा था, तो इसी वजह से वो दोनों डेटा के साथ हमारे पास, यानी कि एक टेबल का डेटा प्लस उसके अंदर का जो भी डेटा था वो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया इस नए वाले डेटाबेस में। तो यहाँ पर हमारे इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, यानी कि हमने जैम्प इंस्टॉल कैसा करा वो देखा, हमने लेटेस्ट वाला जैम्प इंस्टॉल करके देखा है, एंड देन हमने उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर देखा है कि एक्चुअल में लोकल होस्ट लिखने पर हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा आता है, एंड देन हमने PHP माई एडमिन पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर चुका है। अगर मैंने आपको SQL का जो भी क्वेरीज जैसे इंसर्ट का बताया उसी तरह हमारा अपडेट डिलीट वहाँ पे ही रहता है, तो आप एक बार वो सारी चीज़ें देखना। मैं वो चीज़ें इसीलिए स्किप कर चुका है ताकि वहाँ पर ही है, आपको बस उस बटन पर क्लिक करके आपको जस्ट डिस्प्ले करना है एंड देन रन करना है वो क्वेरी को। ओके, तो इस वजह से उन चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इसमें था कि आपको कुछ चीज़ें जो आगे जाके मालूम होनी चाहिए वो चीज़ें मेरे को बताना ज़रूरी लगा, इसी वजह से मैंने उन चीज़ों को स्किप कर दिया। तो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी देख चुका है, एंड देन पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर देख चुका है, और SQL के क्वेरी कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं वो देख चुके हैं, यानी कि क्वेरी कैसे चलाते हैं हम इस डेटाबेस में, यानी कि स्टोर कैसे करते हैं डेटा, वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। एंड देन अगर हमारे पास टेबल डिलीट करना होगा या तो फिर हमें डेटाबेस डिलीट करना होगा, वो कैसे करते हैं हमने ये सारी चीज़ें भी देख चुका है। तो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना है इस वीडियो को।